नमस्कार, जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमल कांत। साथियों, किरण चौधरी ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, ये आरोप लगाते हुए कि उनके साथ पार्टी में न्याय नहीं हो रहा है। पिछले लोकसभा में उनकी बेटी को टिकट नहीं मिला। उनको जो स्टार कैंपेनर थे, उस तक में उनका नाम नहीं दिया गया। हालाँकि उनका नाम दिया जा सकता था, उनको एडजस्ट किया जा सकता था, लेकिन उसमें भी उनका नाम नहीं दिया गया। और अब वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी में आ गई हैं। इससे हमारे हमने इसमें पहले भी चर्चा की है और काफ़ी लोगों का मानना है कि इसका बीजेपी को लाभ होगा। ख़ास तौर से जो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में 9 सीटें आती हैं और उसके साथ भिवानी भवानी खेड़ा, ये जो सीटें हैं, इन पर बीजेपी को किरण चौधरी के आने का लाभ होगा। ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी कांग्रेस के बड़े नेता ने पार्टी छोड़ी हो। बहुत नेताओं ने पार्टी छोड़ी है। 2005 में भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री बने थे। पार्टी को 68 सीटें आई थी, लेकिन वो 68 सीटें लाने वाले भजन लाल थे। तब उनको पार्टी के अध्यक्ष थे वो 2005 से पहले, और उन्होंने पार्टी को 68 सीटें दिलवाई थी। लेकिन उसके बाद सोनिया गांधी को वो पसंद नहीं थे। उसका कारण ये था कि नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे, तो भजन लाल ने नरसिम्हा राव का साथ दिया, और जो सोनिया गांधी के पक्ष में लोग हरियाणा के जो लगता हुआ इलाका है, नाम मेरे दिमाग से स्लिप कर रहा है, बिल्कुल बॉर्डर पर ही है, वहां पर एक धरना दिया था जो कांग्रेस सोनिया गांधी जी के समर्थक थे। उनमें अर्जुन सिंह भी शामिल थे, वीरेंद्र सिंह वगैरह भी शामिल थे। भजन लाल ने उनको वहां से उठवा के बाहर फेंकवा दिया था और एक तरह से ये इंडिकेट किया था कि मैं नरसिम्हा राव के साथ हूँ। तो इस चीज से सोनिया गांधी चिढ़ी हुई थी और उन्होंने पार्टी की इतनी बड़ी जीत के बावजूद वो भजन लाल को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया और भूपेंद्र हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन जब से भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री बने, या उनकी जो ताज है उनके सिर पर आज तक है, उसके बाद से लगभग 2 दर्जन बड़े नेता पार्टी छोड़ चुके हैं और इनमें से काफी सारे लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की। तो इन लोगों के बीजेपी ज्वाइन करने का क्या इनको लाभ हुआ? कांग्रेस में रहते तो बेहतर रहता, या बीजेपी में गए वहां ज्यादा राजनीतिक लाभ हुआ? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रद्युमन जी। प्रद्युमन जोशीला जी जो हैं, वो पहली बार हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, लगातार हमारे साथ जुड़ते रहते हैं और उनकी जो पकड़ है वो बेहद महीन पकड़ है हरियाणा की राजनीति पर। तो इनसे हम बात करेंगे कि जो लोग गए उनको कांग्रेस में ज्यादा अच्छा रहता अगर कांग्रेस में रहते तो, या बीजेपी में जहां वो गए, जो हम उन नेताओं की बात करेंगे जो बीजेपी में गए, उनके लिए वहां बेहतर रहता। तो प्रद्युमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार, धन्यवाद जी। तो ये जो मुद्दा है, इसमें हम 2005 से शुरू करते हैं और एक-एक नाम की चर्चा करते हैं। सबसे बड़ा नाम तो भजन लाल जी का ही आता है, इन्होंने अपनी पार्टी बनाई। तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? वो भजन लाल जी, उनके पुत्र कुलदीप बिश्नोई जी और उनके पोते, ये तीनों जो हैं वो बीजेपी में एक तरह से समझौता किया और बीजेपी में भी शामिल हो गए। तो क्या कहना है, इनको क्या लाभ रहा? कांग्रेस में रहने से अधिक लाभ होता है या बीजेपी में कुछ लाभ दिख रहा है? देखो, जब 2005 में कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश में सत्ता में आई, तो उस समय चौधरी भजनलाल के नाम पर ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा गया था और 67 सीटें जीत करके हरियाणा में 2/3 बहुमत कांग्रेस को मिला। लेकिन जैसे ही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रदेश का मुख्यमंत्री कांग्रेस आला कमान ने बनाया, उसके तुरंत बाद चौधरी भजनलाल और उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई दोनों ने बगावती सुर अपना लिए। हालांकि जो उनके बड़े बेटे थे चौधरी भजनलाल के, चंद्र मोहन, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उस समय प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे। उसके बाद 2 साल लगभग कांग्रेस में रहते हुए चौधरी भजनलाल और कुलदीप बिश्नोई ने बगावती तेवर अपनाए रखे और आखिरकार 2 दिसंबर 2007 को रोहतक में जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का घर है, जो गढ़ी जिला है उनका, वहां एक बहुत बड़ी रैली करके, और वो संभवतः
हरियाणा प्रदेश की जो सबसे बड़ी रैलियों में अगर किसी की चर्चा होगी तो उस रैली की चर्चा जरूर होगी उसमें। वो रैली करके उन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल भजनलाल के नाम से बनाई और अपना अलग जो है सिस्टम उन्होंने शुरू कर लिया। उनके साथ उस समय कांग्रेस पार्टी के दो और विधायक, जिनमें धर्मपाल मलिक जो प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी रहे और वो सोनीपत से सांसद भी रहे, चौधरी देवीलाल जैसे बड़े नेता के मुकाबले भी वो चुनाव जीते। और दूसरे इंद्री से जो विधायक थे राकेश कंबोज, ये दो नेता विधायकों ने भी उनके साथ कांग्रेस को तिलांजलि दी, पार्टी को छोड़ा और तीनों जगह उपचुनाव हुए। आदमपुर में जो उपचुनाव हुआ वहां चौधरी भजनलाल के मुकाबले चौधरी देवीलाल के बेटे चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, जो उस समय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे, उनको कांग्रेस ने चुनाव लड़ाया और उन्होंने बड़ी टक्कर चौधरी भजनलाल को दी, लेकिन अंततः चौधरी भजनलाल वो चुनाव जीत गए। जबकि जो दो और सीटें थी गोहाना और इंद्री, दोनों जगह कांग्रेस पार्टी जीतने में कामयाब रही और वहां जो हजका के जो प्रत्याशी थे, चौधरी भजनलाल जी की पार्टी के प्रत्याशी थे, वो चुनाव हार गए। उसके बाद जब 2009 का चुनाव आया तो कुलदीप बिश्नोई की पार्टी को 6 विधायक मिले और वो ऐसे हालात में आ गए थे कि हरियाणा के किंग मेकर वो बन जाते, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को 40 ही विधायक मिले थे। लेकिन कुलदीप बिश्नोई की राजनीतिक जीवन को जो मैं अगर उनका समझ पाया हूं, उनकी हर बार टाइमिंग गलत होती है। वो सही समय पर सही फैसला नहीं ले पाते, सही समय पर वो गलत फैसला लेते हैं और गलत समय पर वो गलत फैसला लेते ही हैं। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस से बात करने की जो संभावनाएं नजर आ रही थी और हो सकता है उस दौर में उनको मुख्यमंत्री बना भी देते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और उनके 5 विधायकों को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तोड़ करके अपनी कांग्रेस पार्टी की सरकार के साथ लगा लिया। उनमें से कईयों को मंत्री बनाया, किसी को सीपीएस बनाया। इसी दौरान जब 2005 में सरकार बनी तो चंद्रमोहन को उप मुख्यमंत्री, कुलदीप बिश्नोई चूंकि भिवानी लोकसभा से उस समय सांसद थे, अजय सिंह चौटाला और चौधरी सुरेंद्र सिंह को हरा करके वो सांसद बने थे, उनको केंद्र में मंत्री बनाने तक का ऑफर था और चौधरी भजनलाल को किसी बड़े स्टेट का राज्यपाल बनाने की तैयारियां थी। लेकिन कुलदीप बिश्नोई की जो हठ धर्मिता और उनका सही समय पर सही फैसला ना ले पाने की वजह से हजका भी धीरे धीरे गर्त में चली गई। हालांकि चौधरी भजनलाल हजका के बैनर से सांसद भी बने हिसार से। उसके बाद 2014 के चुनाव में कुलदीप बिश्नोई और उनकी धर्मपत्नी रेणुका सिर्फ 2 ही विधायक बन पाए और आखिरकार चलते चलते उन्होंने कांग्रेस में दोबारा से मर्ज किया। फिर कांग्रेस से विधायक बने आदमपुर से, फिर वो बीजेपी में चले गए। तो कहने का मेरा भावार्थ ये है कि चौधरी भजनलाल के परिवार को कांग्रेस पार्टी ने जो दिया वो कांग्रेस छोड़ने के बाद उनको हासिल नहीं हो पाया। चाहे उन्होंने बीच बीच में कभी भारतीय जनता पार्टी से समझौता किया, कभी बहुजन समाज पार्टी से, कभी विनोद शर्मा की पार्टी से, लेकिन वो तमाम उनके समझौते भी फेल साबित हुए। बीजेपी में जाने के बाद कुलदीप बिश्नोई को केवल अपना बेटा वो विधायक बना पाए, इसके अलावा उनको कोई लंबा चौड़ा फायदा नहीं हुआ। इससे ज्यादा फायदा कांग्रेस ने उनको पहुंचाया। यहां मेरा ये मानना है कि उनके जीवन की बड़ी गलती थी कांग्रेस पार्टी छोड़ना, और अगर उन्होंने छोड़ भी दी थी तो वापस कांग्रेस में जाना उससे भी बड़ी गलती थी। जी जी, तो ये तो आपने देखा भजनलाल के परिवार की कहानी हुई। अब कोई दूसरा बड़ा नाम लेते हैं, चर्चा करते हैं। बंसीलाल जी ने भी पार्टी छोड़ी, लेकिन उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाकर वो सत्ता में आ गए, तो उनको तो इसका लाभ रहा जो उनको सत्ता में कांग्रेस में कभी नहीं आ सकते थे। वो एक बार अपनी पार्टी बनाकर बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता में आ गए। इस पर आपका क्या कहना है? देखो, चौधरी भजनलाल के जो राजनीति थी वो कांग्रेस में रहे, बड़े बड़े पदों पर रहे, लेकिन उस दौरान कांग्रेस में 2 बड़े नेता जो पैरेलल, एक जाट वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और दूसरे गैर जाट वर्ग का, चौधरी भजनलाल और चौधरी बंसीलाल, दोनों में प्रतिस्पर्धा थी। आखिरकार चौधरी बंसीलाल को पार्टी छोड़नी पड़ी और 96 में वो मुख्यमंत्री बने, फिर वो सरकार भी उनकी गिर गई थी। 2005 के विधानसभा चुनाव से पहले चौधरी बंसीलाल ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कर दिया था
और उसका उनको फायदा ये मिला कि उनके बेटे चौधरी सुरेंद्र सिंह को सरकार में बड़ा विभागों का मंत्री बनाया गया। सुरेंद्र सिंह के आकस्मिक निधन के बाद किरण चौधरी लगातार तोशाम से विधायक बनी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में वो दोनों योजनाओं में मंत्री रही और 2014 में जब कांग्रेस पार्टी के केवल 15 विधायक जीते तो उनको विधायक दल का नेता भी बनाया गया। उनकी जो बेटी है श्रुति चौधरी, उनको प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया गया। उनको 3 बार लोकसभा की टिकट दी और 1 बार वो जीती भी। कहीं ना कहीं चौधरी बंसीलाल जी के परिवार को कांग्रेस में घर वापसी का फायदा मिला। लेकिन अब जो बदली हुई परिस्थितियां, जैसा पिछले 2-3 दिन से हुआ कि किरण चौधरी को भरे मन से कांग्रेस पार्टी अलविदा कहनी पड़ी और अब वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं। अब ये तो भविष्य बताएगा कि उनको और उनकी बेटी को बीजेपी कितनी तवज्जो देती है और उनको कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बीजेपी देती है, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने किरण चौधरी को जो कुछ दिया उसके मुकाबले बीजेपी कितना दे पाती है, इस पर अभी बड़ा संशय है, क्योंकि कांग्रेस ने खुद किरण को मंत्री बनाया और उनकी बेटी को सांसद बनाया। जी, अभी जो ये चर्चा चल रही है कि उनको राज्यसभा की सीट दी जा सकती है किरण चौधरी को, और क्योंकि चुनाव सिर पर है हरियाणा विधानसभा के, तो उनकी बेटी को जी। चुनाव लड़वाया जा सकता है। तो क्या ये अपने आप में सफिशिएंट होगा उनके लिए कि राजनीतिक रूप से जो उनको पद मिले, क्या इतने से वो संतुष्ट हो जाएंगे? क्या ये उनके लिए सफिशिएंट है कि वो, अगर उनको ये दो चीजें मिलती हैं तो? देखो, आज की जो राजनीति है उसमें मेरा ये मानना है कि बेशक उनको राज्यसभा और तोशाम से विधायकी की टिकट मिल जाए, लेकिन माँ बेटी में से एक को किसी भी सरकार में मंत्री का पद जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि किरण चौधरी लगातार जब भी सत्ता में रही तो वो मंत्री रही। उससे पहले चौधरी सुरेंद्र सिंह और चौधरी बंसीलाल ने भी प्रदेश की सत्ताएं चलाई, तो निश्चित रूप से एक बड़ा नाम है। अगर दोनों को केवल एमपी और एमएलए तक सीमित बीजेपी रखती है तो निश्चित रूप से जैसा चौधरी भजनलाल जी के परिवार के साथ हो रहा है वैसा ही फिर इनके साथ होगा। अगला चुनाव इनके लिए जीतना बड़ा टेढ़ी की खीर हो जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि श्रुति चौधरी को मंत्री पद हरियाणा में मिल सकता है, तो विल दैट बी सफिशिएंट रिवार्ड? वो क्या सफिशिएंट रिवार्ड होगा? उसी तरह से कुलदीप बिश्नोई के बेटे को भी चर्चा चल रही है कि अगर वो जीत पाते हैं चुनाव तो उनको भी मंत्री का पद दिया जा सकता है। तो क्या ये सफिशिएंट रिवार्ड होंगे इन दोनों के लिए? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सफिशिएंट होंगे। जी, चलिए तीसरे नेता की बात कर लेते हैं, और वो नेता हालांकि वापस फिर जी, अगर मैं सिलसिलेवार तरीके से बात करूं जी, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा कमलकांत जी। सिलसिलेवार तरीके से अगर हम बात करें तो अहिरवाल के बड़े नेता राव इंद्रजीत ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी। उनको कांग्रेस में डॉक्टर मनमोहन सिंह की कैबिनेट में भी राज्य मंत्री रखा गया था, और नरेंद्र मोदी की भी लगातार जो तीसरी कैबिनेट है उसमें भी उनको राज्य मंत्री, हालांकि स्वतंत्र प्रभार उनको दिया गया है। तो जितना कांग्रेस में उनका कद था उतना ही बीजेपी में रहा है, वो लगभग इक्वल रहे हैं। ये एक अलग बात है कि वो बीजेपी से लगातार तीसरी बार सांसद बने हैं। इसके बाद अगर हम बात करें चौधरी बीरेंद्र सिंह की, चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस पार्टी को जिन हालातों में छोड़ा, उनका जो केंद्रीय मंत्री पद की शपथ लेने का कोर्ट शिला रह गया, उसके बाद बीजेपी ने उनको और उनके परिवार को जो दिया वो कांग्रेस कभी नहीं दे पाई। हालांकि कांग्रेस ने उनको प्रदेश का अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव और कई राज्यों का प्रभारी बनाया, हरियाणा प्रदेश में भी उनको मंत्री बनाया, लेकिन बीजेपी ने उनको केंद्र में इस्पात और ग्रामीण विकास जैसे बड़े विभागों का मंत्री बनाया, उनके बेटे को सांसद बनाया, उनकी धर्मपत्नी को विधायक बनाया। तो बीजेपी में चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार को बड़ा फायदा मिला। इसके बाद अगर बात करें चौधरी देवीलाल के बेटे चौधरी रणजीत सिंह चौटाला की, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें केवल योजना आयोग के उपाध्यक्ष बनाने तक सीमित रखा, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको निर्दलीय विधायक होते हुए बिजली और जेल जैसे बड़े डिपार्टमेंटों का मंत्री बनाया, और उसके बाद 15 मिनट पहले बीजेपी ज्वाइन करवा के उनको लोकसभा का टिकट दिया।
तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी में बहुत ज्यादा फायदे में रहे। इसके बाद अगर हम बात करें नवीन जिंदल की, नवीन जिंदल को कांग्रेस पार्टी ने 2 बार सांसद बनाया, लेकिन तीसरी बार वो चुनाव हार गए। उसके बावजूद अब जब वो बीजेपी में आए तो बीजेपी में आते ही उनको टिकट दिया और वो चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। इसके बाद अगर हम बात करें रमेश कौशिक की, जिसको कांग्रेस पार्टी एक एमएलए की टिकट देने के भी लाले पड़ रहे थे कांग्रेस पार्टी में, उनको बीजेपी ने 2 बार टिकट दे करके सोनीपत से सांसद बनाने का काम किया। अगर बात करें चौधरी धर्मवीर सिंह की, चौधरी धर्मवीर सिंह कांग्रेस पार्टी में रहते हुए एक विधायक और मुख्य संसदीय सचिव से ऊपर नहीं जा सके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको 3 बार लगातार भिवानी महेंद्रगढ़ से टिकट दे करके उनको सांसद बनाने का काम किया। जबकि कांग्रेस पार्टी में तो उनकी इस तरह की दुर्गति कर दी थी कि कभी उनको बाडड़ा तो कभी सोहना और कभी तोशाम से चुनाव लड़ाने का काम किया। इसके बाद अगर हम बात करें अरविंद शर्मा की, अरविंद शर्मा को कांग्रेस पार्टी ने सांसद जरूर बनाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी उन्हें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे के सामने टिकट देकर के प्रदेश में एक बड़ा चेहरा बनाने का काम किया। उसके बाद अगर हम बात करें चौधरी निर्मल सिंह की, जिनकी टिकट कटवा दी गई थी और उनकी टिकट कटने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और उसके बाद वो आम आदमी पार्टी में चले गए। आम आदमी पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी दी, लेकिन उसके बावजूद वो कामयाब नहीं हो पाए और वो अंततः कांग्रेस पार्टी में ही घर वापसी कर गए। इसी तरह अगर हम बात करें विनोद शर्मा की, विनोद शर्मा एक बहुत बड़े नेता रहे और उनको चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में कोई बहुत बड़ी, हालांकि उनको सुपर सीएम समझा जाता था, लेकिन उसके बावजूद उनको मंत्री ना बनाना कहीं ना कहीं उनको नागवार गुजरा और आखिरकार उन्होंने पार्टी छोड़ी। और छोड़ने के बाद उनको फायदा ये हुआ कि अपने बेटे को निर्दलीय बीजेपी के समर्थन से वो सांसद बनाने में कामयाब हो गए। उसके बाद हम अगर बात करें अवतार सिंह भडाना की, जो फरीदाबाद के बड़े नेता हैं, गुज्जर समाज के बड़े नेता हैं, उनको कांग्रेस ने कई बार एमपी बनाया, लेकिन जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी उसके बाद बीजेपी की टिकट पर वो मेरठ से जो है चुनाव जीतने में कामयाब हुए यूपी से, और उसके बाद वो वापस घर वापसी उन्होंने कांग्रेस में कर ली। फिर कांग्रेस ने उनको टिकट दिया, लेकिन कांग्रेस में टिकट देने के बाद वो चुनाव नहीं जीत सके। इसी तरह से लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर डीपी वत्स, जिनको चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एचपीएससी का चेयरमैन बनाया और उसके अलावा उनको बहुत कुछ नहीं दिया, लेकिन बीजेपी में आते ही बीजेपी ने उनको राज्यसभा की सीट देने का काम किया। अगर हम बात करें डॉक्टर अशोक तंवर की, डॉक्टर अशोक तंवर को कांग्रेस पार्टी ने सांसद जरूर बनाया, लेकिन बीजेपी ने भी बीजेपी में आते ही उनको एमपी की टिकट दी। ये अलग बात है कि वो चुनाव हार गए, हालांकि कांग्रेस ने उनको जो दिया वो बीजेपी नहीं दे पाई। तो जोशीला जी, आपने अशोक तंवर के बारे में बताया, तो अब और उसके आगे चलते हैं और किन नेताओं का नाम अभी है, काफी नेता रहते हैं अभी। तो ये जिन नेताओं का मैंने आपको जिक्र किया है, ये प्रदेश के वो नेता हैं जिनका अपने इलाके और अपने हलके के अलावा भी प्रभाव है। इसके अलावा बहुत से और भी नेता हैं जो हल्का स्तर के या एक लोकसभा स्तर तक के चेहरे हैं। एक और बड़ा नाम जो बीच में छूट गया वो नाम है धर्मपाल मलिक का। धर्मपाल मलिक कांग्रेस पार्टी में प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे और वो सांसद भी बने, लेकिन जो ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी उसके बाद वो बेशक घर वापसी उन्होंने दोबारा, आज वो कांग्रेस में फिर से हैं, उसके बावजूद वो ना विधायक बन पाए और अब तो ये हालात है कि उनका जो राजनीतिक कैरियर है वो बिल्कुल खात्मे की तरफ है। इसके अलावा एक बड़े नेता है मांगेराम गुप्ता, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में वित्त मंत्री भी रहे, और जैसे ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी से दूरी बनाई उसके बाद ना वो और ना उनके बेटे महावीर गुप्ता कहीं सत्ता के नजदीक लग पाए। हालांकि वो लगातार जो ये मांगेराम गुप्ता जी तो कभी बीजेपी में नहीं गए, नहीं बीजेपी में नहीं गए, लेकिन इन्होंने कांग्रेस से दूरी बना ली। और एक सबसे चर्चित बात जो इनकी रही वो ये रही कि जब 2019 में जींद का बाई इलेक्शन था, जींद उपचुनाव, हरिचंद मिड्डा जी के निधन के बाद, तो उस समय सारी पार्टियां एक बीजेपी को छोड़ के, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे जेजेपी हो, चाहे इनेलो हो, सब
मांगेराम गुप्ता या उनके बेटे महावीर गुप्ता को अपने पाले में लाने के लिए प्रयास में थी, उनको टिकट जी देना चाहती थी और बीजेपी भी उनको अपने साथ लाना चाहती थी। इसके अलावा जी अगर हम बात करें, राकेश कंबोज थे जिन्होंने सिटिंग विधायक होते हुए विधानसभा से इस्तीफा दिया था, चौधरी भजनलाल जी के साथ वो चले गए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने घर वापसी वापस कांग्रेस में फिर कर ली, लेकिन वो भी विधायक नहीं बन पाए। ये कुल जी मिलाकर के वो चेहरे हैं जिनका अपना अपने इलाके के अलावा बाहर भी कुछ एक प्रभाव है। हालांकि हल्का स्तर के और भी बहुत से नेता हैं जिन्होंने 2005 के बाद कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का काम किया, लेकिन आज मेरा ऐसा मानना है कि हम अगर बड़े नेताओं पर ही ज्यादा चर्चा करें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी जी तो हमारा मुद्दा बेसिकली ये था, क्योंकि किरण चौधरी के संदर्भ में पृष्ठभूमि में हम बात कर रहे हैं कि जो लोग भी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए, क्या जी उनका पॉलिटिकल प्रोफाइल, राजनीतिक कद बढ़ा, उनको उसका रिवार्ड मिला या नहीं मिला? इस पर आपकी क्या टिप्पणी? देखो, जिन नेताओं ने टाइमिंग के हिसाब से सही समय पर फैसला लिया वो फायदे में रहे, और कुछ एक नेता जो बिना सोचे समझे फैसला ले गए उनको जो है अर्श से और वो फर्श पर आ गए। इसमें जिस सेकंड कैटेगरी की आप बात कर रहे हैं, देखिए जी उसमें शायद जैसे कुलदीप बिश्नोई की आप बात कर रहे हैं, तो कुलदीप जैसे उसमें बिश्नोई जी जी तो कुलदीप बिश्नोई का तो कांग्रेस में ही कोई भविष्य नहीं रह गया था, तो उनकी भी एक मजबूरी थी बाहर आना। और अभी जैसे इनकी बात कर ली जाए, किरण चौधरी की, अब अगर ये जी कांग्रेस में रहती तो यहाँ पर भी जी उनका कोई, अब इनको टिकट मिलता नहीं मिलता, यहाँ पर भी कोई भविष्य नहीं था, तो उनको ये कदम उठाना भी मजबूरी हो गई। कई बार मजबूरी में भी कदम उठाए गए। आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने जिन हालातों में पार्टी छोड़ी, उस समय उनके भाई को प्रदेश में डिप्टी सीएम बनाया हुआ था, उनको खुद को केंद्र में मंत्री, और उनके जो पिताजी थे चौधरी भजनलाल जी, उनको राज्यपाल तक के ऑफर दिए गए थे। और 2009 में भी जब ऐसे हालात आ गए थे कि उनके 5 विधायक कांग्रेस में चले गए, अगर वो 6 के 6 विधायकों के साथ कांग्रेस का समर्थन कर देते तो हो सकता है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बजाय उस दौर में कुलदीप बिश्नोई प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते, लेकिन वो सही समय पर फैसला नहीं ले पाए। अब जो किरण चौधरी ने जो फैसला लिया है वो उनकी मजबूरी है। जैसा हमने पिछले वीडियोज में भी बात की कि उनके पास तो कोई ऑप्शन था ही नहीं, उनकी बेटी की टिकट काट दी गई, उनको भी ये श्योरिटी नहीं थी कि वो तोशाम से विधायक बन पाएंगी या नहीं बन पाएंगी, क्योंकि अब भी तोशाम से इस जो लोकसभा का चुनाव था इसमें बीजेपी का प्रत्याशी चुनाव जीता है, अगर पर्टिकुलर तोशाम विधानसभा की हम बात करें तो जी तो कहीं ना कहीं उनको अपना भविष्य धूमिल लग रहा था। जी कुल जमा हम ये कह सकते हैं कि ज्यादातर जो नेता कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए, उनको यहाँ पूरा एक तरह से उनको काफी रिवार्ड उसका मिला। ज्यादातर नेताओं को, सबकी बात हम नहीं कर रहे हैं, सबको कुछ ना कुछ मिला, मंत्री पद भी मिला, एमपी का पद भी मिला, और या स्टेट में कुछ मिला। जी ज्यादातर नेताओं को कांग्रेस में जो उनको दिया गया उससे ज्यादा बेहतर बीजेपी ने दिया, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। जी तो मित्रों, दर्शकों, ये आपने प्रद्युमन जी की ज़बानी सुना कि जो भी नेता आए हैं, एक तो वो कदावर नेता हैं, वो डिजर्व भी करते थे वो जो उनको मिला, और दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश के लिए थोड़ी नई पार्टी है, कांग्रेस जितनी पुरानी नहीं है। कांग्रेस तो स्वतंत्रता के बाद से ही यहाँ पर काफी मजबूत रही है। बीजेपी एक साइड प्लेयर के रूप में तो रही हमेशा, क्योंकि जब भी अपोजिशन की सरकार आई तो उसको बीजेपी का सहारा लेना पड़ा और बीजेपी के साथ मिलकर सरकारें बनी, लेकिन अपने बूते वो कभी सरकार नहीं बना पाई। 2014 के बाद से उसकी फैलाव जो है पूरी स्टेट में हुआ और वो अपने बूते सरकार बनाने में सफल रही, लेकिन उसके पास बड़े कद्दावर नेता नहीं थे बीजेपी के पास, इसलिए उसकी मजबूरी हो गई कि दूसरी पार्टियों से कद्दावर नेता ले और अपने पार्टी संगठन को मजबूत करे, बड़े बड़े चेहरे दे,
लोकसभा में भी और विधानसभा में। ये उसकी मजबूरी थी और इसका लाभ भी उन्होंने लिया। जो नेता आए उनको सम्मान भी दिया और उम्मीद की जाती है कि किरण चौधरी को भी आगे जो है उनको पूरा सम्मान मिलेगा, क्योंकि बीजेपी में ये आम चर्चा है कि किरण चौधरी के आने से भिवानी महेंद्रगढ़ की लगभग 10 सीटों पर उनको इसका लाभ होगा, वोट मिलेंगे, सीटें जीतने में मदद मिलेगी। ये बीजेपी के अंदरूनी जो लोग हैं वो बता रहे हैं। तो इसी के एवज में उनको उस तरह का रिवार्ड भी मिलेगा। साथियों, ये थी आज का विषय हमारा। फिर किसी विषय के साथ मिलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। प्रद्युमन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया आपका। नमस्कार जी, धन्यवाद। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।